जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है आज से आपके पास मात्र 3 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। जी हाँ दोस्तों, 7, 8 और 9 मई को जिसका भी पेपर है उनके लिए ये मॉक टेस्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मॉक टेस्ट में दोस्तों वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, इसी प्रकार से एग्जाम में आएंगे। अगर आपको सिलेक्शन वाकई में लेना है मेरे भाई तो ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुगल सेवा में शामिल होने वाले लोग निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा, गारंटेड है। ठीक है, यहाँ पे मनसबदार आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। फिलहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक बार आप लोग मुझे ये कमेंट करके बता दें कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ये बेसिक कमेंट आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, आपसे ये पूछेगा एग्जामिनर। तो इसकी शुरुआत ध्यान रखना अकबर ने करी थी मेरे भाई। किसने करी थी? अकबर ने करी थी, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न, मनसब्द शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? ये जो मनसब शब्द है इसका अर्थ पूछा आप सभी से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद या श्रेणी। अगला प्रश्न, रामसा विद्रोह 2022 और 2024 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? यहीं पर मैं आपको जो देखो, मैं आपको डेली रिवीजन इस प्रकार के क्वेश्चंस का करवाता हूं, तो मैं जो क्वेश्चंस लिख रहा हूं उनके आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। आप लोग मुझे बताइए कि जो कोल विद्रोह है ये कब हुआ था और कहां पर हुआ था। आप लोग मुझे बताइए ये संथाल विद्रोह कब हुआ था और कहां पर हुआ था। ये क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूं। अब डेली प्रैक्टिस करवाता हूं, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा तो इसमें रिवीजन किसका होगा, आपका या हमारा? आपका ही फायदा है मेरे भाई। तो प्लीज आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। फिलहाल आपको इसका आंसर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, अल्लारू सीताराम राजू। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर है, झारखंड के भूमिज विद्रोह जो कि 1832 और 1833 में हुआ था, इसके नेता कौन थे? शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे भाई इसके जो नेता थे वो आपको टिक करना है, गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। देखो मॉक टेस्ट आपके लिए आज दूसरा है, मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया मॉक टेस्ट की, आज मॉक टेस्ट दूसरा है और वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताओगे कि आपका स्कोर क्या रहा इस मॉक टेस्ट से। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए दोस्तों, ये जो उस्ताद अमजद अली खान है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सरोद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चक्री नृत्य किस राज्य की लोक परंपरा है दोस्तों? बताइए, चक्री नृत्य किस राज्य की लोक परंपरा है? तो दोस्तों आप लोग कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। आप मुझे यहाँ पर ये बताइए दोस्तों, ये जो कालबेलिया नृत्य है ये कहाँ का फेमस है? देखते हैं आपकी जीके में कितना दम है। ये जो कालबेलिया नृत्य है ये किस राज्य का फेमस है? और इसे ही दोस्तों सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। 2025 के ऑस्कर में निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता है? चित्र का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता ये आपको बताना है। तो ये एनोरा आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलेगा। किस वर्ष तमिल भाषा को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? बताइए दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 2004 में। अगला प्रश्न देखेंगे, मैटूर बांध निम्न में से किस नदी पर है? बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो यह आपको कावेरी नदी पर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अब कुछ इंपोर्टेंट डैम्स हैं जो आपको अभी के अभी याद करने हैं। हीराकुड बांध महानदी पर है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, तुलबुल और उरी बांध परियोजना झेलम नदी पर है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, रणजीत सागर बांध रावी नदी पर है, सलाल बगलियार दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है दोस्तों। ठीक है, और चिनाब का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चिनाब दोस्तों सिंधु घाटी की, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप सभी को पता ही होगा। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? चलिए बताइए। तो 2025 में दोस्तों इसका जो विषय था, इसकी जो थीम थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के योग लिए योग। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना की गई थी? और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? ये बता देंगे तो मजा आ जाएगा। आपको अंतिम मौर्य राजा का नाम पूछा है तो आप बड़े ही शानदार तरीके से कहोगे गुरु बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य राजा था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस नियम पर आधारित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सही जवाब हो जाएगा इसका संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, आज कंटेंट बड़ा ही यूनिक है, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन करते हो आज की क्लास से। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में माना जाता है? किस रूप में माना जाता है बताइए।
तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, द्रव्यमान संख्या के रूप में माना जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, वारली लोक चित्रकला किस राज्य का चित्रकला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे बताइए ये जो चिकनकारी पेंटिंग है दोस्तों, चिकनकारी ये कहाँ की फेमस है? बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से मेरे भाई, ठीक है? ठीक है दोस्तों, और यहीं पे मुझे आप ये भी बताइए कलमकारी कहाँ की फेमस है? कलमकारी चित्रकला, ये क्वेश्चंस मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज आप मुझे इसका रेस्पॉन्स कमेंट के माध्यम से बताएंगे मेरे भाई, ठीक है? तो वारली चित्रकला आपको ध्यान रखना मेरे भाई, महाराष्ट्र की फेमस है, ठीक है? गुजरात की अथिया और पिथौरा, पटचित्र और सोरा दोस्तों ओडिशा की है, ठीक है? तो ये फड और मांडना ये आपको राजस्थान के देखने को मिलेंगी। ये तो कुछ इंपोर्टेंट चित्रकलाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्येक क्षेत्र का घटक है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब आ जाएगा खनन और उत्खनन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से डेली क्लास चले तो एक बार मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब एक बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन आ चुका है। तीन संख्याओं का एलसीएम दे रखा है दोस्तों आपको 4116, इसको आपका एचसीएफ निकालना है। दोस्तों मानो मैंने आपको दिया है 2, 14 और 3, अब मैंने कहा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताओ, तो आप क्या कहोगे गुरुजी? इसका जो एचसीएफ आएगा गुरुजी, इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन जो एलसीएम आएगा वो हमें निकालना है, एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आएगा, तो 2 और 14 का एलसीएम कितना रहेगा? 14, और 14 तिया 42, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 42 आएगा। कितना आएगा? 42 आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 42 नहीं है, 4116 है। तो इसका मान क्वेश्चन ने ये दे रखा, 4116 इसका मान दे रखा है। आपसे 1 का मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4116 इसको 14 से क्या करना है, और आपको 1 का मान पूछा है, डिवाइड कर लो, ठीक है? 14 की टेबल से मेरे भाई 3 बार, एक काम करो 14 की टेबल से मत काटो, 7 की टेबल से काट लो। 7 की टेबल से 6 बार, 7 5 35, 6 7 8 56, 7 8 56, 56 4 और 1 मिनट कहाँ मिस्टेक करती, यहाँ तक तो सही है। 7 5 35 यानी 6 बच गया, 61 हो जाएगा। 7 8 56, 56 4 5, 7 8 56, 6 की टेबल से और काट लो, और 6 9 54 4 और 6 8 48, 98 आ रहा है इसका आंसर। यहाँ पे आप 98 कर लो फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है? तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया होगा मुझसे भी पहले, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कि सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर में लकड़ी से दबे स्वागत भवन से गिरने से हुई थी मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब आया गयासुद्दीन तुगलक। क्या टिक करना है? गयासुद्दीन तुगलक। अब मुझे आप लोग बताइए इनमें से वो कौन सा है शासक था जिसने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की? देखते हैं किसके जीके में दम है भाई। अगर हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो और ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर ना आते तो भाई बहुत तैयारी बहुत थोड़ी सी कमी है। तो दीवान ए कोही मैं बता दूंगा दोस्तों, ये विभाग एक कृषि विभाग था। और ये कौन लेके आया था? प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। मैं भाई आपको डेली इसी प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन करवाता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं मेरे भाई? वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताइए इन चारों ही ऑप्शन में से वो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें दोस्तों मनी बिल है, धन विधेयक है, धन विधेयक का उल्लेख है, वो कौन सा अनुच्छेद है? कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से? आपको आर्टिकल 1 टिक करना है, और यहीं पर मेरे को आप आर्टिकल अनुच्छेद 280 के बारे में बताइए, ये किसका उल्लेख करता है? प्लीज मुझे कमेंट के रेस्पॉन्स से करें दोस्तों। और यहीं पर मुझे अनुच्छेद 324 और बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा भाई, फिर तो और मजा आ जाएगा। एक बार 324 और 280 मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन पर लागू किया गया है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी स्टूडेंट को बताना जवाब क्या होगा इसका। तो आपको गुरु 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब मुझे आप बताइए कि जो 69वां संविधान संशोधन है, 69वां संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है? कोई ऐसा है स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है? अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, 61वां संविधान संशोधन किससे? बताइए, क्या आप लोग कंफ्यूज हो गए? क्या कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? चलिए बता दें, अगर जो भी स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा उसका मैं कल नाम लूंगा। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, जल्दी से इन दोनों के क्वेश्चन। देखो ये मैं जो लिख रहा हूँ किसके लिए लिख रहा हूँ? आप लोगों के लिए। मैं पूरी 100% देता हूँ आपका अच्छे से रिवीजन करवाने के लिए। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी रिवीजन में, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और रिवीजन के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है? शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना आप लोगों को, महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने डाली थी मेरे भाई?
बंगाल में द्वैध शासन बताएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब आ जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगर रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो मुझे आप एक बार प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था बता दीजिए। प्लासी युद्ध के मुझे बारे में बताइए दोस्तों, किस डेट को। मैंने आपसे डेट पूछी है, ओनली डेट पूछी है। यहीं पर मुझे आप बक्सर का युद्ध और बताएंगे, बक्सर युद्ध। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से करिए। मॉक टेस्ट के साथ ऐसे क्वेश्चन मिलते रहे बीच बीच में तो मजा ही कुछ और है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, देखेंगे आप लोग। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण आपसे पूछा है और एग्जाम में हमेशा पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए लेके आऊँ, तत्कालीन कारण हमेशा पूछता है एग्जामिनर। तो सही जवाब आएगा सिपाहियों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करा हुआ। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, गणित का सवाल है। आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हो, क्या करते हो, बाहर का गुणा अंदर के गुणा के बराबर होता है। तो आप ये कहोगे गुरु 8 गुणा मैं अगर x करता हूं और इधर 12 गुणा मैं 20 करता हूं तो आंसर क्या आएगा, ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो आप कहोगे 4 की टेबल से गुरु ये जाएगा 2 बार, 4 की टेबल से गुरु ये 5 बार, 2 की टेबल से ये गुरु 6 बार, और 6 गुणा 5 आप सभी को पता है, झूठ मत बोलना, आप सभी को पता है 30 होता है। ठीक है, शेषन मतलब कि क्लियर हो रहा है सभी कुछ। अगर मेरे भाई सारा कुछ क्लियर हो रहा है तो एक बार ये वाला बटन दबा दो जल्दी से, एक बार जल्दी से ये लाइक वाला बटन दबा देंगे आप लोग, वीडियो को लाइक कर लो। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है बताएंगे आप लोग, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो आप कहोगे सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर बी यहां से टिक कर लोगे। अगला प्रश्न, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो 10 मई 1857 ये क्रांति शुरुआत हुई थी मेरठ से मेरे भाई। कहां से, मेरठ से। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। अब एग्जामिनर कैसे घुमाएगा आपको, आपसे पूछेगा कि मेरठ का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों जब ये क्रांति शुरू हुई थी। तो यहां पर नेतृत्वकर्ता का नाम आपसे जरूर पूछेगा, तो मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूं। यहां का जो नेतृत्व किया था वो किया था दोस्तों कदम सिंह ने। यहीं पर नोट कर लोगे और याद कर लोगे, कदम सिंह। ठीक है, ध्यान रखोगे यहां पर कदम सिंह। अब आपसे एग्जामिनर और क्या पूछेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको 2-3 जनों का मतलब 2-3 का नेतृत्वकर्ता का नाम पूछेगा, मैं बता देता हूं। एक तो आपको लखनऊ का पूछेगा, लखनऊ का 100% पूछेगा, एक तो लखनऊ का पूछेगा। और आपको ध्यान में रखना है लखनऊ के बाद आपसे पूछेगा कानपुर का। लखनऊ और कानपुर का तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था मेरे भाई, बेगम हजरत महल। मैं नाम यहीं पर क्लियर कर देता हूं, रिवीजन कर लेना मेरे भाई आप लोग। बेगम हजरत महल यहीं पर क्लियर करोगे, बेगम हजरत महल। जिसने भी दोस्तों स्किप किया उसके लिए दोस्तों बहुत ये लॉस वाला पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, वही फैक्ट बताऊंगा। कानपुर में दोस्तों नाना साहब, आप लोग ध्यान रखोगे नाना साहब। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेना है, एग्जामिनर पूछेगा 100%। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है। देखो करंट अफेयर पूछेगा, आपको भर भर के पूछेगा, इसकी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको करंट अफेयर की क्लास भी करवा दूंगा। फिलहाल आप ये क्लास, ये मॉक टेस्ट इंजॉय करें। फिलहाल 6.6% आपको टिक करना है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब देंगे आप लोग इसका। किस युवा भारतीय शटलर ने थाईलैंड मास्टर 2026 में बैडमिंटन BWF सुपर 300 का खिताब जीता है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब आएगा देविका सिंहाग, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछेगा आप मुझे पंचायत का गठन वाला अनुच्छेद बता दो, तो मजा ही आ जाए। तो यहीं पर लिखोगे पंचायत का गठन मेरे भाई। क्या लिखोगे, पंचायत का गठन। एग्जामिनर पूछेगा पंचायत का गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। हालांकि इसका जो क्रियाकलाप अनुच्छेद है मेरे भाई वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कौन से आर्टिकल में, 243। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और आपसे पूछेगा कि वो संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसके तहत पंचायत को पंचायती राज का दर्जा दिया गया था। वो 73वां संविधान संशोधन आप लोग ध्यान में रखोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है ना दोस्तों वो रहेगा आर्टिकल 44। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अभी जस्ट बताया मैंने, अभी जस्ट बताया, तो आप लोगों ने टिक भी किया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्या एक क्वेश्चन पूछ लूँ तभी आगे बढ़ूँ। चलो अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिख रहा हूँ, उनके आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट करने हैं। ठीक है, उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं किसकी जीके में दम है। आर्टिकल मुझे 14 बताइए, आर्टिकल मुझे 15 बताइए, आर्टिकल मुझे 16 बताइए, आर्टिकल मुझे 17 बताइए, और यहीं पर मुझे आर्टिकल मुझे 18 बताइए। ये 5 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से एक आपके एग्जाम में टपकेगा, गारंटी है दोस्तों।
इन्हीं में से आपके एग्जाम में एक टपकेगा और इनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, सभी के सभी। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। अगला प्रश्न, डीपीएसपी के अंतर्गत समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 2-3 क्वेश्चन पूछेगा डीपीएसपी से, किस भाग में है, भाग 4A, कौन से किस अनुच्छेद में 51A, किस समिति के तहत जोड़े गए थे दोस्तों, ये भी आपसे पूछ सकता है। जो ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको पता है दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे दोस्तों, ठीक है, और मतलब उसकी सिफारिश पे आए थे, लेकिन किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखना है। तो डीपीएसपी और एक क्वेश्चन पूछेगा कि हमने इसको किसके संविधान से लिया है? इसको हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो किया है। फिलहाल आपको आर्टिकल 39 यहाँ पे टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है और लघुत्तम समापवर्तक 84 है। यदि एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या 21 है, 21 चौके 84 और 7 चौके 28। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, फैसला ऑन द स्पॉट हो चुका है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंसेप्ट तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो उनमें से एक संख्या 21 दे रखी है, यानी कि बी वाली संख्या आपको निकाल लेनी है, और आपको लैसे दे रखा है 84 और आपको मैसे दे रखा है 7, ठीक है। हाँ, तो 7 21 की टेबल से 4 बार और 7 चौके 28। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप लोगों ने बना लिया होगा क्वेश्चन मुझसे भी पहले। फिलहाल क्वेश्चन 33, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? बताइए। अब यहीं पे मैं आपसे पूछूंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, देखते हैं किसकी जीके में कितना है दम। देख, जुते हुए खेत के साक्ष्य बताएंगे आप लोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बताएं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे। फिलहाल आपको मोहनजोदड़ो टिक कर लेना है दोस्तों। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की थी मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। स्वास्तिक चिन्ह, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, सिंधु घाटी का बगीचा, ठीक है, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति, ये सब यहीं से मिले थे दोस्तों, ठीक है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी इसे कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होती है जहां पर क्लोरोफिल उपस्थित होता है? बताएंगे आप लोग। तो ये आपको दोस्तों पौधे के पत्ती वाले भाग में होती है जहां पर क्लोरोफिल उपस्थित होता है मेरे भाई, ठीक है। ए ऑप्शन टिक करना है। क्लोरोफिल की वजह से दोस्तों पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएं। इसका सही जवाब आ जाएगा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन 37, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? बताइए। गुरुजी, जो डिजिटल इंडिया है उसका उद्देश्य रहेगा डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय गणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय गणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए। तो सही जवाब आर्थिक विकास को मापना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न शानदार है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चलते हुए उसी दिशा में 36 किलोमीटर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन एक अन्य ट्रेन को 27 सेकंड में पार करती है। तो तेज चाल की चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई यानी दूरी, और दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अगर सेम दिशा में चलती हैं दोस्तों तो जो चालें होती हैं दोस्तों वो क्या होती है? आपस में घट जाती हैं। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है। तो देखो यहाँ पर एक चाल दे रखी 72 किलोमीटर की, 36 किलोमीटर की चाल, और एक चाल दे रखी 36 किलोमीटर की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। और ये भी कंसेप्ट पता है, जब ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करती हैं तो उस केस में उन दोनों की लंबाई ऐड की जाती है और उनकी चाल भी ऐड की जाती है। यहाँ पर विपरीत वाला कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि उसी दिशा में एक 36 किलोमीटर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन एक ट्रेन को 27 सेकंड में पार कर रही है। मतलब पार करने का मतलब विपरीत दिशा चल रही है, तो विपरीत दिशा में हम चालों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 72 और 36 को ऐड कर लो, 108 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो अब सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है जो समय होता है वो दूरी बट्टे चाल होता है। समय क्या होता है मेरे भाई? दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे में चाल। ये आपको कंसेप्ट पता है। शायद मुझे ऑप्शन थोड़े मिस लग रहे हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ, ठीक है। एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा 27 और यहाँ पर दूरी, देखो दोस्तों दूरी तो एक ट्रेन की तो आप लिख लोगे 180 है और दूसरे वाली की लंबाई आपसे पूछा है, ठीक है। लेकिन आपको चाल ऐड कर लिया आपने, कितनी आ चुकी है? 108 आ चुकी है। ये किलोमीटर में इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना? मल्टीप्लाई। तो 18 पंचे 90, 18 छंग 108, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 पंचे 30, कितना होगा? 30, और 30 गुणा 27 आपको कर लेना है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 27 तिया 81 होता है, ठीक है। हाँ, 27 तिया 81, यानी कि 810 बराबर
180 प्लस एक्स आ रहा है, प्लस का इधर आके माइनस, यानी 810 में से आपको क्या घटा लेना है, 180 घटा लेना है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ आंसर देखने को मिल रहा है 730, ये कुछ आंसर ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है 730? आप लोगों को क्या आ रहा है इसमें बता सकते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन 40 बताएंगे, क्लास का अंतिम प्रश्न है और ये होमवर्क में आपको देके जाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देखूंगा जाऊंगा। हाल में ही विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च की थी? बताइए दोस्तों, चलिए बताइए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल मैं आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, ये मॉक टेस्ट कैसा रहा, कितना आपने क्वेश्चन बनाया, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। अगर आप चाहते हैं क्लास डेली चले और डेली पीडीएफ भी मिले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं आज की क्लास से तो ये वाला बटन आप लोग दबा देंगे, लाइक वाला, और हर एक स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कर देंगे जिनका भी पेपर 7, 8, 9 या इवन जून मई में भी है। ठीक है, मई तो चल ही रहा है, जून में है, तो आप बता सकते हैं उनको भी। ठीक है, ये क्लास इसी टाइम पर आती है दोस्तों। इससे 1 घंटे पहले मैंने एसएससी जीडी क्लास कांस्टेबल की क्लास अपलोड की है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये जरूर बता देना कि आपका एग्जाम किस डेट में, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तब तक मिलेंगे दोस्तों एक और नई मॉक टेस्ट में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।